हाँ जी, लास्ट में स्टार्ट किया थी अपन ने ब्राइन वाटर लेक्स। तो खारे पानी की झील राजस्थान के मुख्यतः कौन से भाग में अधिक है? नॉर्थ वेस्ट में। कारण है क्योंकि इस क्षेत्र में माइकोसिस चट्टानें पाई जाती है। ये मुख्य कारण है जो कि कैपिलरी एक्शन के द्वारा कैसेकत्व प्रक्रिया द्वारा इन चट्टानों का जो सोडियम क्लोराइड या नमक का जो पार्ट है वो झीलों के अंदर आता है। अब इनके एग्जाम्पल राजस्थान में कौन कौन से हैं? तो इसमें लिखे उदाहरण या एग्जाम्पल। तो लास्ट में जो माइकोसिस वाला डायग्राम है ये बनाया था। अब इसके एग्जाम्पल खारे पानी के रूप में जैसे ब्राइन वाटर में सबसे फेमस तो है अपने सांबर। तो सांबर तो किस एरिया में है? जयपुर ग्रामीण। जयपुर रूरल एरिया में। एक फेमस आती है अपने पचपदरा। पचपदरा ओल्ड बाड़मेर वर्तमान बालोतरा। एक आती है अपने डेडवाना। एक है कुचामन। डेडवाना कुचामन दोनों लोकेशन सेम ही है। डेडवाना कुचामन डिस्ट्रिक्ट का नाम ही झीलों के नाम से ही है। डेडवाना कुचामन, डेडवाना कुचामन। इसी क्षेत्र में आती है नावा। नवा में भी ये आंसर डेडवाना कुचामन। बाकी इन सब का आंसर पहले नागौर था। अब नागौर की ओर रही है सिर्फ डेगाना। अदरवाइज पहले ये आसान था कि जिन झीलों में न आता है वो न चाहे स्टार्टिंग में हो चाहे लास्ट में हो नागौर ही रहेगी। जैसे डीडवाना ना आ गया नागौर, कोचामन न आ गया नागौर, नावा न आ गया नागौर। तो खारे पानी की झीलों में न सिर्फ नागौर वाली में ही था। तो न आ गया तो उसे डिस्ट्रिक्ट नागौर तय था। लेकिन अब ये जो ट्रिक थी ये अपनी फेल हो गई है। अब ये याद रखना पड़ेगा डेडवाना कोचामन। ये तो डेडवाना कोचामन, ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गए। डेडवाना कहाँ है? डेडवाना में है। या डेडवाना कोचामन में है। और कुचामन कहाँ है? तो ये भी वही है, डीडवाना कुचामन डिस्ट्रिक्ट में। नावा भी वही है, सिर्फ एक डेगाना ये बची है नागौर। इस लास्ट वाली में आपको लिखना है नागौर। तो सांबर जयपुर ग्रामीण, जयपुर रूरल एरिया में। पचपदरा है बालोतरा में, पहले थी बाड़मेर में। फिर है डेडवाना कुचामन, नावा डेडवाना कुचामन में, यहाँ से यहाँ तक। फिर लास्ट में डेगाना। डेगाना है नागौर। जो टंगस्टन के लिए भी फेमस माइंस है डेगाना माइंस, जो मिनरल्स में रिपीट होगा अपने। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली लेक हैं जिनको हम डिस्क्राइब करेंगे, डिटेल लिखेंगे। आगे की झीलों के कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं, उनकी लोकेशन ही उनका इंपॉर्टेंस। अब जैसे राजस्थान के अंदर खारे पानी की जो झील है वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में अगर आप देखो, जैसे सांबर है। तो सांबर वैसे पॉलिटिकल एरिया तो सांबर का है जयपुर ग्रामीण। सांबर किस जिले का हिस्सा है? जयपुर का। तो इसका मीनिंग सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि सांबर कहाँ पे स्थित है, तो जयपुर ग्रामीण आंसर होता है। अब इस सांबर के टच में कई झील हैं। जैसे डीडवाना कुचामन है तो डीडवाना आ गई, कुचामन आ गई, नावा आ गई। फिर इधर नागौर की ओर जाओगे तो यहाँ पे कौन सी आ गई? डेगाना। तो ये सब सांबर के ही पार्ट हैं सूखे हुए। इन सांबर जिले सिकुड़ के सीमित एरिया में रह गई। पहले ये पूरे एरिया में यही फैली हुई थी। तो अब डीडवाना की ओर जो पानी रह गया है वो डीडवाना, कुचामन की ओर रह गया है वो कुचामन, नावा में जो रह गया है वो नावा, डेगाना में जो रह गया है वो डेगाना। फिर नागौर के इस साइड वाले पार्ट में आप आओगे सीकर। तो सीकर में झील, जैसे बारिश का पानी आता है तो जहाँ जीण माता का मंदिर है रेवासा, वहां पानी भरता है तो वो रेवासा झील। उसी रेवासा के पास में एक स्थान और आता है सीकर में, कोछोर लेक या काछोर लेक। तो ये काछोर या कोछोर लेक है, ये भी अपने सीकर में।
तो ये दो सीकर की तरफ। फिर शेखावाटी में झुंझुनू की और ऐसी कोई फेमस झील नहीं है। फिर आते हैं चूरू में, तो चूरू में ताल छापर। आपको ध्यान हो, ताल छापर एक रण का एग्जाम्पल। और रण होती है सैलाइन लैंड, नमक वाली भूमि होती है। तो यहाँ ताल छापर लवणीय झील का एग्जाम्पल। चूरू के टच में है फिर बीकानेर। तो बीकानेर में खारे पानी की झील है, उसके नाम में ही लूण है, नमक है। लूण है करणसर। तो इस स्थान का नाम भी है, राजा का नाम भी रहा हुआ है लूण करण सिंह। और झील का पानी भी वैसा ही है जैसा इसका नाम है, लूण। लूण यानी नमक वाली। फिर बीकानेर से नीचे की ओर आओगे जैसलमेर की ओर, बॉर्डर की तरफ। हालांकि पहले बीकानेर से नीचे की ओर, उसके जोधपुर। जोधपुर से इधर जैसलमेर। तो जोधपुर में एक पार्ट अलग हो गया है, फलोदी। तो फलोदी भी रण का एग्जाम्पल लिखवाया था मैंने, लिखवाया था फलोदी और बाप रण। तो ये रन का एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें सेलिनिटी है, लवणीयता है। तो फलोदी भी अपने आप में खारे पानी की झील, फलोदी में पहले जोधपुर में लिखते थे। जैसलमेर है तो इसमें आती है कावोद। जैसलमेर से नीचे की ओर आप जाओगे बाड़मेर या बालोतरा। तो वर्तमान बालोतरा, तो बालोतरा की ओर है अपने पचपदरा। तो अगर देखा जाए तो ये जितने भी जिले हैं आपस में जुड़े हुए हैं। और ये झील का सारा हिस्सा था पहले जुड़ा हुआ था, ये टेथी सी का पार्ट था। अब जहां जहां सीमित एरिया में पानी रह गए उस लोकेशन के अकॉर्डिंग इनके नाम। तो खारे पानी की झीलों के नाम जल्दी इसलिए याद होते हैं क्योंकि ये स्थानों के नाम हैं। जैसे अभी अपने जितने भी नाम लिखे हैं जगह हैं सब। ये जयपुर के निकट है सांबर। ये पचपदरा है, पचपदरा जगह है बालोतरा में जहाँ रिफाइनरी बन रही है। ये है डीडवाना, कुचामन, नावा, डेगाना, ये सब जगह है नागौर के पार्ट। जो वर्तमान में तीन डीडवाना कुचामन में आ गए और डेगाना कहाँ बचा है, नागौर। इसके बाद में नागौर वाले पार्ट के टच में पॉइंट नंबर 7 रेवासा। रेवासा सीकर। इसी के नजदीक आती है कछोर या काछोर लेक। कछोर लेक, सीकर। काछोर भी लिखते हैं इसको, काछोर भी यही है। तो कोछोर या काछोर लेक सीकर। इसी के टच में, सीकर के टच में शेखावाटी का डिस्ट्रिक्ट चूरू। चूरू वाले पार्ट में आती है ताल छापर। तो ताल तो पानी भरता है, छापर उस जगह का नाम जहाँ वो पानी भरता है। तो इस कारण इसको बोला गया है ताल छापर, जो कि एक सेंचुरी के तौर पे भी अभ्यारण्य में भी पढ़ेंगे अपन, ताल छापर चूरू। फिर चूरू के टच में आता है अपना बीकानेर। और बीकानेर में कौन से, लूणकरण सर। लूणकरण सर बीकानेर। तो रेवासा सीकर, कोछोर सीकर, ताल छापर चूरू। आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे रिपीट होगा रेवासा तो ये आपके लिए एक अजीब सा नाम है, जो थोड़ा सा नहीं सुना हुआ उस नाम को राइट टिक कर देना। और जिनको लगे सर हमारे तो कोई नहीं सुने, किसी को टिक मत करना, वो सब पढ़ना फिर। कोछोर सीकर, ताल छापर, ये कई बार रिपीट होगा, अभी भी होगा, एक अभ्यारण्य और आएगा इस नाम से, तो ये तो धीरे धीरे याद हो जाएगा आपको। ये कई बार रिवीजन होता है इसका। फिर है लूणकरण सर, तो ये बीकानेर का हिस्ट्री पढ़ोगे उसमें भी आ जाएगा, लूणकरण सिंह। और ज्योग्राफी में आता ही है लूणकरण सर। तो ये भी 2-3 बार रिपीट होता है, इसका ये भी याद हो जाता है इजीली। फिर बीकानेर के लूणकरण सर के नजदीक है अपने फलोदी। तो वहाँ तो झील का नाम ही है फलोदी के नाम से ही, फलोदी फलोदी। पहले तो जोधपुर लिखते थे, अब फलोदी लिखा जाएगा। फिर है कावोद। कावोद जैसलमेर। ये सब कुछ अलग है, शायद कावोड वगैरह है ये जैसलमेर में से। क्या है, कानोद। कानोद। तो ये जिसने भी पढ़ा है उसने ये वह पढ़ा है, और वह पढ़ के इसका कानोद का क्या कर दिया,
कावद कर दिया, ट्रेंड में ये आ गया। अब ज्योग्राफी में कावद ही लिखा जाता है, जबकि सही शब्द ये कानोद है। तो अब जैसे बताया था राजस्थान के पश्चिम में कोई कटरा नहीं है, करेडा है, लेकिन वो ट्रेंड में कटरा आ गया तो कटरा ही बन गया। तो वैसे ही सेम ये भी कावद है तो कानोद है वैसे, और ये कावद बन गया तो ट्रेंड में कावद ही चलेगा अपने। जब तक ऑथेंटिक बुक में सही नहीं किया जाएगा तब तक यही रहेगा। बाकी सही नाम ये कानोद होता है। ऑब्लिक लगा के ठीक, अगर लिखना चाहो तो ये भी लिख देना, लेकिन एग्जाम में आपको यही यूज करना है, जो गलत वाला है वही यूज करना है। भाई कानोद लिखा है तो काट देगा, एग्जामिनर का नहीं सुना हुआ, क्योंकि ये तो लोकेलिटी में है, उनको पता है कि सही शब्द क्या है स्थानीय, क्योंकि एग्जामिनर भी जरूरी थोड़े ना जैसलमेर का ही हो, तो उसको लगेगा इसने गलत लिख दिया, कानोद लिख दिया, जब ये कानोद सही शब्द है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में सही शब्द है करड़ा, अब कटरा लिखना गलत है, लेकिन वो गलत ही ठीक है। अभी इसमें खारे पानी की झीलों के जितने नाम है, जैसे अभी आपने 10-12 नाम पढ़े, अब इनसे अपने को आइडिया लग गया कि खारे पानी की कौन कौन से है। लोकेशन भी आपको लगभग ध्यान है, जैसे ये नाम कहीं और सुनने को नहीं मिलेगा, तो एक तो ये रट लो अच्छे से। फलोदी है वो याद करने की आवश्यकता नहीं, फलोदी फलोदी में ही है, पूछेंगे भी नहीं। एक पचपदरा कहाँ पर है, तो वर्तमान में बाड़मेर की जगह उसमें क्या आंसर देना है, बालोतरा। बाकी जो ना ना वाले हैं वो ज्यादातर नागौर में थे, अब आ गए डीडवाना कुचामन, एक डेगाना को छोड़कर। तो डेगाना कहाँ पर है, नागौर में। रेवासा कहाँ पर है, सेकर। कोछोर कहाँ पर है, ताल छापर, लूणकरणसर, बीकानेर। कावोद, जैसलमेर। सांबर, जयपुर ग्रामीण के अंदर। तो खारे पानी की झीलों के नाम लगभग आपके याद है। अब जैसे ही कोई अजीब सा नाम है या इनके अलावा है, तो इसका मीनिंग वो मीठे पानी की। तो खारे पानी वाले 10-12 नाम है जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि ये नाम है खारे पानी में आते हैं। अब जैसे आपसे पूछा तालाब सही किस प्रकार की, तो नाम ही नहीं सुना, इसका मीनिंग मीठे पानी की। कनक सागर, मीठे पानी की। एडवर्ड सागर, मीठे पानी की। ताल छापर, पहचान गए। तो ये है अपने फेमिलियर वर्ड, भाई अपन परिवार वालों को जानते हैं, बाहर वालों को नहीं जानते। जैसे घर पे दूसरा व्यक्ति दिखता है तो अपन पूछते हैं कौन आया है, तो सेम अपने लिए ये सारे फेमिलियर वर्ड हैं जो हमने याद किए। अब इनके अलावा जो भी आपके सामने आए, तो इसका मीनिंग वो अननोन आपके लिए फ्रेश वाटर, यानी जो नाम नहीं सुना वो मीठे पानी की। फतेह सागर, तो इनमें नाम नहीं था उसका, इसका मीनिंग वो मीठे पानी की। जयसमंद, मीठे पानी की। तो अब जितने भी नाम बच गए सारे मीठे पानी के हैं। तो अब इसमें से जिन लेक्स के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, यानी जिनमें थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन है लिखने लायक, वो ये 3 है स्टार्टिंग में। उसमें फर्स्ट हेडिंग में लीजिएगा सांभर। तो सांभर में फर्स्ट लाइन में, तो कोई भी झील अगर एग्जाम में आती है तो उसमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है उसकी लोकेशन और वाटर नेचर। तो सांभर में लिखिएगा, यह जयपुर ग्रामीण में स्थित खारे पानी की झील सांबर लेक is a brine water lake which is situated in Jaipur rural. Sambar Lake is a brine water lake which is situated in Jaipur rural. सांबर झील जयपुर ग्रामीण में स्थित खारे पानी की झील, जयपुर ग्रामीण में स्थित खारे पानी की झील। तो एक तो वाटर नेचर हो गई, झील किस प्रकार की है, और एक उसकी लोकेशन हो गई, स्थिति कहाँ पर। फिर देखो खारे पानी की झीलों में जनरली निर्माता का नाम नहीं आता, लेकिन ये एक अपवाद है, क्योंकि या तो किसी ने हिस्ट्री में पढ़ा है कि अपना बिजोलिया का एक शिलालेख है। इस बिजोलिया इंस्क्रिप्शन या शिलालेख में लिखा हुआ है
कि सांबर के निर्माता वासुदेव चौहान। तो वहां वासुदेव चौहान सांबर के निर्माता का मीनिंग वहां सांबर को सेटल करने वाले व्यक्ति के तौर पे है। जबकि अपने को पता है सांबर का जो निर्माण, लेक का जो निर्माण है वो 5 नदियों से होता है, और नदियां हमेशा नेचुरल होती हैं। तो मानव नदियों को समाप्त कर सकता है, बना नहीं सकता। तो मीनिंग है कि ये जो सांबर लेक बनी है वो 5 नदियों से, लास्ट वाले चैप्टर में लिखा था अपन ने, इनलैंड में लास्ट में यही लिखा था, अन्य अंतःप्रवाही नदियों में जो सांबर मिलके सांबर को बनाती। तो इसका मीनिंग, ये लाइन कहीं ना कहीं वासुदेव चौहान ने सांबर को सेटलमेंट किया था, बसाया था उसको। इस कारण उन्होंने पढ़ा कि सांबर के निर्माता वासुदेव चौहान, तो निर्माता उसको सेटलमेंट के तौर पे। बाकी झील के निर्माता, क्योंकि ब्राइन वाटर लेक कोई क्यों बनाएगा, बनाएगा मीठे पानी के बनाएगा। तो इसका मीनिंग ब्राइन वाटर लेक होती है वो नेचुरल लेक होती है। लेकिन ये लिखा गया तो पूछा भी जा सकता है। तो जिसने हिस्ट्री में पढ़ा था उसने शायद फिर ज्योग्राफी की कोई बुक लिखी, वहां मेंशन कर दिया कि सांबर के निर्माता वासुदेव चौहान। और ये लाइनें फिर ट्रेंड में आ गई, सांबर झील के निर्माता वासुदेव चौहान। तो ये सांबर के निर्माता करते करते और बाद में सांबर झील के निर्माता हो गए। तो इसका मीनिंग है, अगर निर्माता के रूप में अगर पूछा जाए तो ये नाम सही है फिर, क्योंकि लिखा हुआ तो ठीक नहीं है लेकिन अब ठीक है। तो क्योंकि वैसे तो नेचुरल निर्माण है वो हम बाद में लिखेंगे कि सांबर का निर्माण 5 नदियों से हुआ है, जो लास्ट वाले चैप्टर में लिखवाई हुई वो रिपीट होंगे यहाँ पर। तो इसमें लोकेशन के बाद में लिखे इसके क्रिएटर या निर्माता वासुदेव चौहान, ब्रैकेट में लिख देना अकॉर्डिंग टू बिजोलिया इंस्क्रिप्शन, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। क्रिएटर या निर्माता वासुदेव चौहान, ब्रैकेट में लिखे अकॉर्डिंग टू बिजोलिया इंस्क्रिप्शन, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, ये आपके सिलेबस में शायद शिलालेख वगैरह ये भी हैं हिस्ट्री में। तो उसमें बिजोलिया शिलालेख में मेंशन है। फिर निर्माता ही बाद में नेक्स्ट में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं में लिखे झील के। ये तो इसका जनरल इंट्रोडक्शन है। लोकेशन कहाँ है और निर्माता कौन है। टाइम पीरियड इसका मेंशन नहीं है, उसमें भी इंस्क्रिप्शन या शिलालेख में भी मेंशन नहीं किया हुआ। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं में लिखो सांबर का निर्माण 5 नदियों से हुआ है। इसका मीनिंग निर्माता के रूप में अगर बताना तो वासुदेव चौहान लिखा जाता है। बाकी ज्योग्राफिकल अकॉर्डिंग लिखना हो कि सांबर का निर्माण कितनी नदियों पे है, 5। तो सांबर का निर्माण 5 नदियों से हुआ है। सांबर लेक इज फॉर्म्ड बाई 5 रिवर्स। सांबर लेक इज फॉर्म्ड बाई 5 रिवर्स, जिसमें शामिल नदियां या जिसमें प्रमुख नदियां, इन विच मेजर रिवर्स। अब जो मेन मेन नदियां उनके नाम लिख दो कौन कौन सी हैं। एक तो मेन के नाम से मेन था, इन विच मेन रिवर्स मेन था। रूपनगढ़ अजमेर वाली, सिक्कर की खंडेला पहाड़ियों से मिलता जुलता नाम खंडेल, नागौर की ओर से आने वाली खारी, और नावा से तुरंत मिलने वाली तुरतमती। जिसमें प्रमुख नदियां मेन था, या जिसको मेंढा भी कहते हैं, वहां नाम लिखवाए हुए हैं दोनों। अजमेर से आने वाली रूपनगढ़, सिक्कर की ओर से आने वाली खंडेल, नागौर से आने वाली खारी, एवं नावा से तुरंत मिलने वाली तुरतमती। तो एक विशेषता तो ये सांबर का निर्माण इन नदियों पे हुआ है, 5 नदियों पे। तो कई बार तो पूछते हैं किस नदी से नहीं हुआ, तो 500 नदियां अपने को याद होनी चाहिए। तो ये रिपीटेशन है अपना, ऑलरेडी पहले हो चुका है। रिवर्स के अंदर ये इनलैंड के एग्जाम्पल्स हैं, अंतःप्रवाही नदियों के एग्जाम्पल। फिर सांबर के एरिया के बारे में एक स्टेटमेंट दिया जाता है।
एरिया के बारे में आता है कि भारत में सबसे जो बड़ी झील है वो चिल्का है, और लेगून झील वास्तव में बड़ी होती है। हर लेगून बड़ी होती है जरूरी नहीं। तो लेगून वैसे देखा जाए तो ओसेनिक पार्ट होता है, सागर का हिस्सा होता है। ये क्या होता है, जहाँ तटीय क्षेत्र ज्यादा कटे फटे होते हैं वहां तट काफी पीछे तक आ जाता है, और इसके तट के जो आगे निकले हुए हिस्से होते हैं यहाँ सागरीय भाग के द्वारा सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं, और इससे एक बैरियर बन जाता है कई बार। तो कोस्ट और ये बैरियर, इसके बीच में जैसे समुद्र का भाग ऊपर उठता है जब टाइड आता है, टाइड का मीनिंग होता है ज्वार आता है, तो ज्वार के टाइम जैसे ही पानी ऊपर उठता है तो इस बैरियर तक पानी इधर आ जाएगा, और फिर जैसे ही पानी नीचे गिरता है जिसको हम कहते हैं एब या बाठा, तो पानी नीचे गिरता है तो इस साइड में इस बैरियर तक पानी इधर रह जाएगा, और ये जो पानी इस साइड में रह गया तब आपको लेगून, एक विजिबिलिटी उसकी दिखाई देती है कि ये लेगून यहाँ तक है। लेकिन जैसे ही टाइड आएगा तो ये टाइड आते ही लेगून किससे कनेक्ट हो जाएगी, सागरीय भाग से, तो टाइड के टाइम ये विजिबल ही नहीं होती, आपको यूँ लगता है पूरा समुद्र का हिस्सा ही। लेकिन जैसे ही एब या बाठा आएगा तब बाद में आपको लगेगा समुद्र का हिस्सा ये, और ये बचा हुआ हिस्सा ये लेगून का। तो इस कारण ये ओसेनिक पार्ट होने के कारण बड़े होते हैं। तो इंडिया की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो किसको कहा जाता है, चिल्का को कहा जाता है, चिल्का ओडिशा। सेकंड लार्जेस्ट माना जाता था सांबर को कुछ साल पहले तक। अब जो लेटेस्ट सर्वे है उसमें सैटेलाइट में पता चला है इससे भी बड़ी कौन सी है, पुलिकट। तो जो लेक पुलिकट है वो इससे भी बड़ी मानी गई सांबर से भी, इस कारण सांबर का रैंक हो गया थर्ड। तो पुलिकट लेक में, जिसमें दो स्टेट लेते हैं अपन, एक तो लेते हैं तमिलनाडु को, तमिलनाडु, और एक लेते हैं आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश की, और इसमें एक द्वीप आता है श्री हरिकोटा, जहाँ से भारत के सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। जो सतीश धवन केंद्र है वो इस साइड में ही पुलिकट में ही है, तो पुलिकट का एरिया दोनों तरफ है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो ये भारत की सेकंड लार्जेस्ट लेगून है। अब सांबर को जो दूसरी का दर्जा प्राप्त था वो नंबर थर्ड। तो सांबर लेक का एरिया वाइज जो स्टेटस है वो राजस्थान में सबसे बड़ी और इंडिया में तीसरी बड़ी खारे पानी की झील। तो इसमें लिखिएगा सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी और देश की तीसरी बड़ी खारे पानी की झील। सांबर इज द लार्जेस्ट ब्राइन वाटर लेक ऑफ राजस्थान एंड थर्ड लार्जेस्ट ब्राइन वाटर लेक ऑफ कंट्री। सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी एवं देश की तीसरी बड़ी खारे पानी की झील। सांबर इज द लार्जेस्ट ब्राइन वाटर लेक ऑफ राजस्थान एंड थर्ड लार्जेस्ट ब्राइन वाटर लेक ऑफ कंट्री। सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी एवं देश की तीसरी बड़ी खारे पानी की झील, एवं देश की तीसरी बड़ी खारे पानी की झील। तो तीसरी बड़ी है तो दो बड़ी कौन है, तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद ब्रैकेट में लिख दो दोनों, फर्स्ट चिल्का ओडिशा, सेकंड पुलिकट, पुलिकट आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु दोनों की सीमा में आते हैं। तो जो दो बड़ी है वो चिल्का, चिल्का जो सही शब्द होता है चिलिका, तो चिलिका को हमने धीरे धीरे चिल्का बना दिया। जैसे तेज रोशनी होती है ना तो पड़का जो पड़ता है चिल्का, तो हमने वो चिल्का बना दिया इसको। तो सही शब्द वैसे चिलिका होता है लेकिन अपने यही लिखा जाता है चिल्का, चिल्का ओडिशा। सेकंड है पुलिकट आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। पवन मीणा, फादर्स नेम घनश्याम मीणा, ऊपर ऑफिस में बुला रहे हैं आप। तो एक तो सांबर का अपने राजस्थान में एरिया को लेके इम्पोर्टेंस, और कॉन्सिडेंटली ऐसा है कि हमारे यहाँ जो बड़ी है वो सारी खारे पानी की है। जैसे राजस्थान की सबसे बड़ी झील सांबर है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर। इसका मीनिंग हमारी जो लार्जेस्ट है
वो ब्राइन वाटर में भी लार्जेस्ट है, या यूं कहें जो ब्राइन वाटर में लार्जेस्ट है वो वास्तव में हमारी लार्जेस्ट लेक। जैसे भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो अपनी तीनों तीनों ज्योग्राफी में ऐसा ही है, राजस्थान ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सी, और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सी। तो ऐसा कॉन्सिडेंटली हर कंट्री में ऐसा नहीं है। जैसे अमेरिका में सबसे बड़ी झील सुपीरियर, वो फ्रेश वाटर की। लेकिन अपनी जो तीन ज्योग्राफी लगती है, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसमें जो लार्जेस्ट का आंसर है वो लार्जेस्ट ब्राइन वाटर का भी आंसर है, या यूं कहें जो लार्जेस्ट ब्राइन वाटर लेक है वो लार्जेस्ट लेक भी है। जैसे राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, वो राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, वो इंडिया की लार्जेस्ट लेक। और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सी, वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक है कैस्पियन सी। मैंने सर्वाधिक खारा पानी नहीं बोला है, सर्वाधिक खारा पानी तो होता है टर्की की लेक वॉन। तो टर्की में लेक वॉन है, यानी वॉन झील पाई जाती है, वो विश्व में सबसे ज्यादा खारी है। तो खारा ज्यादा होना और बड़ा होना दोनों में फर्क है। तो सैलिनिटी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है लेक वॉन के अंदर, वॉन झील के अंदर जो टर्की में है। उसके बाद में होती है डेड सी, मृत सागर। तो उनमें लवणता ज्यादा है लेकिन एरिया बड़ा नहीं है, उनका एरिया छोटा है। एरिया कैस्पियन सी का ज्यादा बड़ा है। पुराना नाम है कौन सा है? किसका क्वेश्चन किसका? पुराना नाम है, पुराना नाम है। अब पुराने वाले नाम को जैसे उत्तरांचल और उत्तराखंड। किसको? तो करंट वाला ज्यादा ठीक होता है ना। भाई एक तो कोई आपसे पूछे राजस्थान की जनसंख्या बताओ, तो राजस्थान की जनसंख्या हम बता ही नहीं पाएंगे। बेस देना पड़ेगा कि भाई राजस्थान की जनसंख्या तो सन 2000 में लगभग 5.5 करोड़ भी थी, और वही 2011 में आके कितनी है, 6.85 करोड़। और अब कोई पूछे राजस्थान की जनसंख्या बताओ कि नहीं पता, कब की बताओ, 2011 की 6.85 करोड़। कोई पूछे 2021 के बताओ, तो 21 की गणना फॉर एग्जाम्पल कि लगभग 8 करोड़ आ गई, कि 21 के अकॉर्डिंग बताओ तो अब हम बताएंगे 8 करोड़। तो किसी भी चीज को करंट बेस पे बताना ज्यादा ठीक है। जब आपको पता है उसका नाम चेंज हो गए, यहाँ तक कि कई व्यक्ति अपना नाम चेंज करवाते हैं, अखबार में निकलवाते हैं कि भाई आज के बाद में मेरे को और कालू राम के बजाय मेरे को घनश्याम के नाम से जानेंगे। तो श्याम का मीनिंग अब भी वही है, काला। लेकिन अब घनश्याम है, अब कालू राम कोई नहीं कहेगा। हालांकि उसमें वो निकालना पड़ता है, उसको नोटिफिकेशन में देना पड़ता है। अब कई कहते हैं भाई इस व्यक्ति को पढ़ेगा कौन, इसने निकाला क्यों है? तो वो उसके अंदर होता है कि जैसे आपको पीएचडी करनी है तो आपका एक रिसर्च एक पत्र है किसी भी न्यूज़पेपर में आना चाहिए एक बार, उसमें नियम होता है, अदरवाइज आपकी पीएचडी वो कैंसिल कर देंगे। तो सेम उसी तरीके से जिस व्यक्ति ने अपना नाम कानूनी तौर पे परिवर्तित किया है तो उसको सूचित करना पड़ेगा सार्वजनिक तौर पे। तो कई बार अपन पढ़ते हैं कि इस व्यक्ति ने अपना नाम परिवर्तित, न्यूज़पेपर में आता है ना कई बार, तो वो एक बड़ा सा कॉलम नहीं देखा क्या? जरूरत पड़ेगी धीरे धीरे। योग्य वधु चाहिए, योग्य वर चाहिए है। कि सर इतने बुरे दिन नहीं है, कोचिंग में तैयारी करते हुए लगता है, और वास्तव में दिन बहुत बुरे हैं। ये बाद में पता चलेगा जब वादे टूटेंगे ना रातों रात। तो अब सांबर में एरिया वाइज तो इसके रैंक अपने को पता चल गई कि राजस्थान के लिए तो सबसे बड़ी है, और इंडिया में कंपैरिजन किया जाए तो ये थर्ड लार्जेस्ट है। दो बड़ी कौन सी है वो भी हमें पता है, चिल्का ओडिशा वाली, और एक आंध्र प्रदेश तमिलनाडु लेक पुलिकट। फिर एरिया को लेके बात नहीं करें, हम सॉल्ट प्रोडक्शन को लेके बात करें तो इंडिया में नमक उत्पादन में इससे बड़ी कोई भी नहीं है। तो भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन किससे होता है? सांबर। तो नेक्स्ट लिखिएगा, देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन सांबर झील से होता है। देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन सांबर झील से होता है।
Salt is mostly produced from Sambar Lake. या salt is mostly obtained from Sambar Lake in country. देश में सर्वाधिक नमक सांबर झील से उत्पादित होता है। तो इसका मीनिंग नमक उत्पादन में इससे आगे कोई भी नहीं। सांबर से उत्पादित होता है। जहां से उत्पादित नमक फ्रॉम विच प्रोड्यूस सॉल्ट, इसे में आगे कंटिन्यूस, जहां से उत्पादित नमक फ्रॉम विच प्रोड्यूस सॉल्ट या ऑब्टेन सॉल्ट, फ्रॉम विच ऑब्टेन सॉल्ट। अब इसको दो पार्ट में इंडिकेट कर देना, एक तो इंडिया और एक राजस्थान। अब यहाँ से उत्पादित नमक अगर इंडिया के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लगभग 8 से 9%, फिक्स डेटा होता है लगभग 8.7। जो वर्तमान में प्रोडक्शन थोड़ा कम हो गया, इसलिए कई जगह जो करंट डेटा है उसमें 8% भी दिया हुआ है, लेकिन बुक्स में अपना 8.7 रिकॉर्ड यही लिखा हुआ है पुराने वाला। तो हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट 8 से 9% के बीच में 8.7। अगर एग्जाम में दिया जाएगा तो ये फैक्ट यूज करेंगे, या राउंड फिगर में करेंगे तो या तो 8 या फिर 9%। जबकि इंडिया का 8-9% है, ये राजस्थान का 80 to 90%। कि राजस्थान का कितना नमक, तो राजस्थान का 80 से 90% सांबरी उत्पादित करती। तो जहां से नमक उत्पादन इंडिया के अकॉर्डिंग लगभग 8 से 9% यानी 8.7, और राजस्थान के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 80 to 90%। तो राजस्थान में नमक सर्वाधिक उत्पादन, तो राजस्थान में नहीं पूरे देश में नमक उत्पादन किस झील से अधिक होता है, सांबर। जबकि स्टेट के तौर पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा नमक गुजरात, क्योंकि गुजरात है जहाँ रण ऑफ कच्छ बहुत बड़ा एरिया, तो ये रण के रूप में जहाँ से नमक बहुत ज्यादा निकलता है। इंडिया का लगभग 76% नमक है गुजरात उत्पादित करता है। गांधी जी के समय भी यही था, जब अंग्रेजों ने कहा कि नमक उत्पादन पे टैक्स लगेगा, तो गांधी जी कहते भाई हमारा देश हमारा नमक बनाने में टैक्स किस बात का। तो उसके लिए एक दांडी यात्रा की थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो लगभग 1930 की बात है, तो लगभग 100 साल होने वाले हैं। तो 100 साल पहले भी अपने गुजराती आगे था और आज भी गुजराती आगे, लेकिन गुजरात का नमक होता है ओसेनिक वाटर, सागरीय नमक अधिक है, या जो रण वाला एरिया उसका नमक अधिक। झीलों में नमक सबसे ज्यादा राजस्थान, और राजस्थान में भी सबसे प्रमुख। इसका मीनिंग इंडिया में गुजरात तमिलनाडु के बाद नमक उत्पादन में थर्ड रैंक राजस्थान की, और राजस्थान की रैंक किसके भरोसे है, सांबर के कारण। तो राजस्थान का 80 to 90% नमक है वो सांबर का है। और सांबर से जो नमक उत्पादन है ये संयुक्त उपक्रम मिलके करते हैं। संयुक्त उपक्रम का मीनिंग है जो कंपनी काम करती है, जैसे एक तो आती है यहाँ पे हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, HSL, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये राजस्थान में हिंदुस्तान वाली जितनी भी हैं सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के। जैसे अरावली में झुंझुनू वर्तमान नेम का थाना में इधर आती है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। जयपुर की ओर सांबर तो हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड। उदयपुर की ओर आप जाओगे तो वहाँ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। एक अजमेर में थी पहले HMT करके, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। तो ये हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान, थीम सबके अलग अलग। यहाँ तांबा निकलता है तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, यहाँ नमक निकलता है तो हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, यहाँ जस्ता निकलता है सीसा जस्ता तो ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, यहाँ मशीनरी और इक्विपमेंट्स बनाए जाते थे इसका ये हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जो वर्तमान में बंद हो गए लेकिन रजिस्टर्ड आज भी है राजस्थान में। तो इसका मीनिंग ये रावली के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के टोटल 7 उपक्रम 7 यूनिट है। उन 7 यूनिट में से 4 हमारी अरावली के पास, वैसे अरावली के पास 6 हैं टोटल, 2 जयपुर में और भी हैं। एक जयपुर बेकरी के नाम से है, यहाँ मॉडर्न बेकरी के नाम से। तो एक मॉडर्न बेकरी, और जहाँ बेकरी का सामान लोग ज़्यादा खाते हैं बीमार ज़्यादा होते हैं, तो एक ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, यानी दवाई बनाने का काम करती है वो ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, वो भी जयपुर में। सिर्फ 7 में से एक कोटा की तरफ है इंस्ट्रूमेंटेशन,
जो इंस्ट्रूमेंट्स या उपकरण बनाती। तो राजस्थान में जो सांबर है, ये सांबर एक संयुक्त उपक्रम के द्वारा संचालित है कि सांबर लेक इज ऑपरेटेड बाय जॉइंट वेंचर्स। अब ये जॉइंट वेंचर कौन कौन है? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का HSL, एक तो केंद्र सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक स्टेट गवर्नमेंट का राज्य सरकार। तो राज्य सरकार वाला है वो है सांबर सॉल्ट लिमिटेड। स्टेट गवर्नमेंट का इसमें हिस्सेदारी है वो कम है 40%, सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी ज़्यादा है 60%। तो इस कारण कहा जाता है कि राजस्थान में हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड के अंडर में सिर्फ एक ही झील आती है, और वो है सांबर, जिसमें शेयर होल्डिंग उनका 60% है और हमारा कितना है 60। तो स्टेट गवर्नमेंट की जो कंपनी वो किस रूप में काम करती है? वो काम करती है सांबर सॉल्ट लिमिटेड के रूप में। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वेंचर या उपक्रम है वो किस नाम से है? वो हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड। तो इसमें नेक्स्ट लाइन में लिखेगा सांबर झील संयुक्त उपक्रम के द्वारा संचालित। सांबर लेक इज ऑपरेटेड बाय जॉइंट वेंचर्स। सांबर झील संयुक्त उपक्रम के द्वारा संचालित। सांबर लेक इज ऑपरेटेड बाय जॉइंट वेंचर्स। अब जॉइंट वेंचर में कौन कौन से नीचे लिख दीजिए। तो सांबर में एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, जो HSL, हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, इनका शेयर होल्डिंग कितना है? 60%। तो जॉइंट वेंचर में एक में तो केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार। स्टेट गवर्नमेंट वाला जो कंपनी है वो HSL के, सॉरी SSL, सांबर सॉल्ट लिमिटेड। इनका शेयर होल्डिंग जो है वो 40%। तो केंद्र और राज्य के रूप में सांबर झील किस रेशियो में काम करती है? तो केंद्र 60 और राज्य 40। राज्य पहले आ जाए तो 40 पहले होगा, और सेंटर बाद में है तो 60 बाद में होगा। गर्मी हो रखी है। गर्मी लगनी है। राजस्थान में रिकॉर्डेड टेम्परेचर आ चुके हैं। 21वीं शताब्दी का सबसे गर्म जिला आ गया जैसलमेर, 55 डिग्री सेल्सियस। फलौदी 50 का रिकॉर्ड शायद टूट गया है। एक दो दिन पहले 50 को टच किया था फलौदी ने, और शायद कल जैसलमेर का रिकॉर्डेड बता रहे हैं। अब पता नहीं, शायद न्यूज़पेपर वाले बता रहे हैं, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट उसको मानता है या नहीं मानता, शायद उन्हीं से रिपोर्ट आई है उनके पास भी। तो जो सांबर झील है, एक तो एरिया को लेके इसका जो इम्पोर्टेंस है, तो एरिया वाला तो आपको पता है कि राजस्थान में सबसे बड़ी झील और भारत में तीसरी बड़ी। फिर यहाँ से नमक सर्वाधिक उत्पादित होता है भारत में। इंडिया का देखें तो लगभग 8 से 9%, और फिक्स डेटा 8.7 है वैसे, तो लगभग 8 से 9%, और राजस्थान के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 80 to 90। तो इंडिया का जो 8 से 9% है उसमें जीरो लगा दो,
तो राजस्थान का 80 to 90% नमक। फिर नमक उत्पादन में इसमें जॉइंट वेंचर काम करते हैं दो उपक्रम, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड और एक राजस्थान की ओर से सांबर सॉल्ट लिमिटेड, जिसमें सेंट्रल का राइट्स या अधिकार ज्यादा है, अपना स्टेट का कम है 40%। अब जो नमक बनाया जाता है उसमें जो सांबर झील है उसके पास में इस तरीके से क्यारियों में पानी डाला जाता है। अब ये पानी सूखने के बाद इवेपोरेट होने के बाद इसमें नमक शेष रहता है। तो क्यारियों में ये जो नमक बनता है इसको क्या कहा जाता है? क्यार। और ये टेक्निक है, ये क्या गलती है? क्यारी। तो क्यारी टेक्निक से इसमें बनाया गया जो नमक है वो किस नाम से? क्यार के नाम से। आधा पै मत लिख देना। तो इसमें क्यार वाले में लिखना है, यानी डायग्राम बना के फिर लिख दो ताकि इजीली समझ में आ जाए, रटना नहीं पड़े। कि सांबर से उत्पादित नमक को क्यार कहा जाता है। ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सांबर लेक इज नोन एज क्यार। तो नेक्स्ट हेडिंग में लिखो क्यार, क्यार के बाद में डायग्राम बना के फिर डेफिनेशन लिख दीजिए। सांबर से उत्पादित नमक को क्यार कहा जाता है। हाँ, लिख पाएंगे ना? सांबर से उत्पादित नमक को क्या कहा जाता है? ऑब्टेन साल्ट फ्रॉम सांबर लेक, ऑब्टेन साल्ट या प्रोड्यूस साल्ट फ्रॉम सांबर लेक इज नोन एज क्यार। सांबर से उत्पादित नमक को क्यार कहा जाता है क्योंकि क्यारियों में तैयार होता है, इसका क्यार शब्द यूज किया गया। और कई बुक्स में लिखा गया है कि राजस्थान की झीलों से प्राप्त नमक को ब्राइन कहा जाता है। तो ब्राइन तो आप चाहे कहीं से करो सब ब्राइन ही होता है। तो ब्राइन का मीनिंग क्या होता है? खारा। तो नमक खारा ही होगा, मीठा तो होगा नहीं। यानी जो नमकीनपन होता है वो खारापन बोला जाता है उसका। तो इसका मीनिंग है कि चाहे आप इंडिया में कहीं का भी नमक देख लो सारा ब्राइन ही होता है। तो वो नाम इसलिए लिख दिया कि वो लिखते हैं कि राजस्थान में यहाँ से ब्राइन सॉल्ट प्राप्त होता है। तो सॉल्ट हमेशा ब्राइन ही होता है। तो कुछ बुक्स वालों ने उसको हाईलाइट करके लिख दिया ब्राइन। राजस्थान के जिलों से प्राप्त नमक को ब्राइन कहते हैं। तो नमक को ब्राइन नहीं कहते। ब्राइन का मीनिंग तो होता है लवणीय या खारा। जैसे खारे पानी की झील को क्या कहते हैं? ब्राइन वाटर लेक, खारे पानी की झील। तो किसी भी झील से किसी भी एरिया से नमक प्राप्त होता है सब ब्राइन ही होते हैं। अब यहाँ से सांबर झील होने के कारण इसके आसपास का जो एरिया वो नमी वाला एरिया है। और नमी वाले एरिया को हम वेटलैंड या रामसर साइट घोषित कर सकते हैं। तो राजस्थान की रामसर साइट में लिस्टेड। रामसर साइट वैसे ईरान में एक सम्मेलन था। आपका इकोलॉजी हो गया कंप्लीट? तो उस इकोलॉजी में आप पढ़ोगे कि जो वेटलैंड एरियाज होते हैं, जो आर्द्र भूमि होती है, आर्द्र भूमि या जो नमी युक्त एरिया होता है, उस एरिया में जहाँ किसी वाइल्ड लाइफ का मीनिंग किसी भी वन्य जीव को या पक्षी को संरक्षण मिलता हो। तो जिसमें किसी वन्य जीव या पक्षी को संरक्षण मिलता है उसको रामसर साइट घोषित किया जा सकता है। यह तय हुआ था 2 फेब 1971। ईरान के रामसर में एक सम्मेलन हुआ था, रामसर सम्मेलन। उस रामसर सम्मेलन में ये तय किया गया था कि वर्ल्ड के जो वेटलैंड एरियाज होंगे उनको रामसर साइट के रूप में संरक्षित किया जाएगा। तो भारत इस कार्यक्रम में बाद में शामिल हुआ था, लगभग 1982 के बाद। तो भारत ने अपनी रामसर साइट पहले ही बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो भारत ने अपने यहाँ 1981 में एक रामसर साइट बनाई थी, चिल्का, 1981 में। और जिस दिन चिल्का घोषित की थी उसी दिन राजस्थान में एक केवलादेव भी बनी थी। लेकिन फर्क यह था, सी फॉर चिल्का और के फॉर केवलादेव। अल्फाबेट में पहले कौन आएगा? तो इसको इंडिया की फर्स्ट बोला गया। जबकि राजस्थान में फर्स्ट कौन सी थी? केवलादेव। डेट दोनों की सेम ही। ये इंडिया के जो रामसर साइट की लिस्ट खोल के देखोगे आप वाइल्ड लाइफ वगैरह की साइट पे, तो उसमें दोनों की डेट सेम दी हुई है। इसका मीनिंग अंतर अल्फाबेटिक सीक्वेंस का रखा है इन्होंने
कि जो पहले सी शब्द आता है तो फर्स्ट इसको मान लिया गया। राजस्थान की फर्स्ट कौन है, क्योंकि चिल्का राजस्थान में नहीं है, तो राजस्थान की फर्स्ट केवलादेव 1981। और इसी डिकेट या दशक में लास्ट में आप चलोगे तो 1981 का दशक कब समाप्त होगा, 1990। तो इस समय हमें सांबर मिल गई थी। तो राजस्थान में दो ही रामसर साइट हैं जो एक ही दशक के स्टार्टिंग में और लास्ट में बनी है। 81 में बनी केवलादेव और 90 में बनी सांबर। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेगा सांबर झील, सांबर झील रामसर साइट सूची में शामिल, रामसर साइट सूची में शामिल है। सांबर लेक इज लिस्टेड इन रामसर साइट। सांबर लेक इज लिस्टेड इन रामसर साइट, ब्रैकेट में लिख देना 1990, 1990। ये आपके वाइल्ड लाइफ वाला टॉपिक आएगा तब रिपीट होगी वापस से। रामसर सूची में शामिल है जिसमें संरक्षित जीव, इन विच प्रोटेक्टेड एनिमल्स, या वाइल्ड लाइफ लिख दीजिए, जिसमें संरक्षित जीव, इन विच प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ। जिसमें संरक्षित जीव दो प्रमुख पक्षी हैं जो यहाँ, एक तो गुजरात की तरफ से आता है फ्लेमिंगो, और एक साइबेरिया और अफ्रीका की तरफ से आता है कुर्जा। कुर्जा और राजहंस, राजहंस यानी फ्लेमिंगो। जैसे अपनी केवलादेव किसके लिए फेमस है, साइबेरियन सारस, साइबेरियन क्रेन के लिए, वो भी पक्षियों के लिए फेमस। और ये रामसर साइट भी पक्षियों के लिए, जिसमें एक तो कुर्जा और दूसरा कौन सा होता है, राजहंस। जिसमें कुर्जा को राजस्थान के लोकगीतों में अपने फेत के कारण स्थान दिया गया है। जैसा शायद आपको पहले भी बात हुई थी अपनी, कि कुर्जा में जब जो पक्षी होता है उसका एक जोड़ा, अगर कोई भी मेल या फीमेल में से किसी एक की डेथ होती है तो दूसरा उसके विरह में मर जाता है उसको याद करते हुए। तो इसमें देखने पे पक्षी इस तरीके का लगता है। दिखाया था क्या कुर्जा? ये तो बस पूछना बाकी है। ये देखो जोड़े में देख लो आप, ये होता है ग्रे कलर का होता है ये। आरएस की तैयारी करते करते आंखें लाल हो गई हैं इसके। दूसरा फ्लेमिंगो, ये वास्तव में राजहंस जैसा ही दिखाई देगा आपको। ये मुख्यतः गुजरात की ओर से आते हैं। तो ये राजहंस पक्षी, फ्लेमिंगो बर्ड। राजस्थान के नागौर का प्रतीक चिन्ह यही है, कुर्जा है। ये सबसे ज्यादा तो आते हैं फलोदी के पास में एक जगह है खेचन, खेचन में सबसे ज्यादा आते हैं। और खेचन में जो भीड़ होती है वो बाद में दो तरफ डाइवर्ट होती है। तो कुर्जा पक्षी की सबसे ज्यादा क्राउड यहाँ माना जाता है खेचन में। खेचन से एक तो जाता है ताल छापर की ओर, एक जाता है सांबर की ओर। तो ये जो तीनों पॉइंट है, खेचन, सांबर और ताल छापर, इसमें मुख्यतः सांबर है वो रामसर साइट का दर्जा प्राप्त इन तीनों में से। ताल छापर है इसको सेंचुरी या अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त। और खेचन को अभी कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है, लास्ट ईयर के लास्ट में, शायद इस अभी 2024 के स्टार्टिंग में ही बना है। तो इस तरीके से लास्ट में बना था, सॉरी।
तो इस तरीके से अपने तीनों साइट अलग अलग नाम से रजिस्टर्ड हैं, रामसर के नाम से सिर्फ ये है। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि कुर्जा राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ है, खेचन जोधपुर में आते हैं सबसे ज्यादा। अब यहाँ जैसे जैसे क्राउड ज्यादा होने लग जाता है तो कुछ इधर डाइवर्ट हो जाते हैं, कुछ इधर। जैसे नहीं होता कि जब लोग एक लाइन में खड़े हैं, पीछे और भीड़ आती है धक्का मारती है, तो आगे वाली कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगी। तो उसी तरीके से पक्षियों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है तो कुछ पक्षी इधर निकल जाते हैं तालछा पर, कुछ इधर निकल जाते हैं सांबर। तो किस सांबर झील के रूप में है या रामसर साइट के रूप में, तो राजस्थान में किस रामसर साइट पे कुर्जा सबसे ज्यादा, तो इन तीनों में रामसर साइट केवल यही। राजस्थान में कुर्जा पक्षी किस अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा, तो सेंचुरी इन तीनों में से केवल तालछा पर। और सिंपल पूछा जाए कि इनका जो क्राउड या संख्या सबसे ज्यादा कहाँ होती, तो ये होते हैं खिचन जोधपुर में। इस कारण जोधपुर का जो प्रतीक चिन्ह या मस्कट या शुभंकर है वो कुर्जा पक्षी। और राजहंस पक्षी है वो सांबर के नागौर वाली साइड पे ज्यादा देखा जाता है। यानी सांबर का एक पार्ट तो जयपुर ग्रामीण है, एक पार्ट लगता है अजमेर से, एक लगता है नागौर से। तो ये नागौर वाली साइड पे पक्षी देखा जाता है। तो नागौर का शुभंकर क्या है, राजहंस पक्षी। हमारे हर जिले का एक शुभंकर है, वो या तो कोई पक्षी है या कोई वन्य जीव है। जैसे सवाई माधोपुर वालों का टाइगर और बाघ प्रसिद्ध, जैसे चूरू ताल छापर में काले हिरण प्रसिद्ध है, तो यहाँ ब्लैक बक या काला हिरण प्रतीक चिन्ह। क्या चीज, सभी सभी जिलों के आगे टॉपिक आएगा वाइल्ड लाइफ वाला, उसमें बताएंगे। आप किस जिले का पूछना चाहते हो वो पूछ लो। अलवर, अलवर का सांबर, सांबर डियर, सांबर हिरण, हिरण की प्रजाति है सांबर। गंगानगर का चिंकारा, जो राजस्थान का प्रतीक चिन्ह भी है और गंगानगर का शुभंकर भी। कोटा का उदबिलाव चंबल वाला। भाई मीनिंग ये है कि एग्जाम आपका होगा, मेरा नहीं, मैंने सारे रट रखे हैं। और मेरा काम, मैं तो पढ़ाता हूँ 33 के 33 याद करवाता हूँ। जैसे वाइल्ड लाइफ स्टार्ट करेंगे तो 15 मिनट बाद आपको भी सारे याद होंगे। तो इनका याद रखने का अपना एक तरीका है। जैसे यहाँ अभी आपको जोधपुर का बताया है कुर्जा, जैसलमेर का गोडावण है, बाड़मेर का मरु लोमड़ी है, जालोर का भालू है, सिरोही का जंगली मुर्गे है, उदयपुर का कब्र बिजू है, डूंगरपुर का है वो एक ब्रॉन्ज कलर का जांगिल, ब्रॉन्ज कलर का एक पक्षी होता है, सॉरी वो बांसवाड़ा का है। डूंगरपुर का जांगिल, बांसवाड़ा का जलपीपी, प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी, चित्तौड़ का चौसिंगा, कोटा का उदबिलाव, बारा का मगरमच्छ, झालावाड़ का गागरोनी तोता। तो मेरे को सारे याद है। तो मेरे वाले सुन के बाद में डिमोरलाइज ही हो गया, आप लोग, मोटिवेशन नहीं मिलेगा इससे। भाई मेरा काम क्या है, मेरा काम एक ही चीज पढ़ना है, भूगोल। भाई क्या चीज, किसका, फोटो दिखाएं, फोटो बाद में दिखाएंगे इनकी, अभी तो क्या पता क्या क्या दिखाना है आपको। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, जीवन में आगे के लिए भी छोड़ो कुछ। डिमांड कभी हुई है पूरी किसी की, नहीं हुई है कभी आज तक। सांबर वाले एरिया में 2019 के अंदर एक बैक्टीरियल डिजीज फैल गई थी इस समय कुर्जा पक्षी में। बैक्टीरिया था बोटुलिज्म, एवियन बोटुलिज्म। एवियन बोटुलिज्म से पक्षियों के शरीर में लकवा आ जाता है, यानी शरीर बॉडी काम करना बंद कर देती है। तो इस पक्षी में भी ऐसा ही हुआ। जैसे जो कुर्जा पक्षी हैं वो पानी में तैर रहे थे, टूरिस्टों ने देखा कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, फिर अगले दिन देखा कि वो वापस वैसे के वैसे ही तैर रहे। नेक्स्ट डे तैरते तैरते उनकी मुंडी पानी में, फिर पता चला कि कुर्जा पक्षी और डूब रहा है पानी में। तो फिर धीरे धीरे पता चला कि ये डूब गया है। लगभग जब तक कहा जाता है प्रशासन हरकत में है, जब तक इनको बचाना था तब तक लगभग राजस्थान में 10,000 से अधिक कुर्जा पक्षियों की डेथ हो गई थी।
और जिसको ऑन रिकॉर्ड तो कम दिखाता है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में फिर कम ही दिखाया इन्होंने, लगभग 5 से 6 हजार पक्षियों की डेथ बताई। तो सांबर झील जो कुर्जा की शरण स्थली के रूप में थी, 2019 में उसकी डेथ वैली बन गई थी मृत्यु घाटी। तो हाल ही के वर्षों में अपन जैसे 2019 बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ, 4-5 साल पहले की बात। तो इसका मीनिंग है कि हाल ही के वर्षों में सांबर झील है वो कुर्जा पक्षी की मृत्यु के कारण भी चर्चाओं में रही। तो कुर्जा पक्षी झील के तौर पे सबसे ज्यादा सांबर ही आता है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन दे कि हाल ही के वर्षों में कौन सी झील कुर्जा की डेथ के कारण फेमस रही, तो वह भी सांबरी है जो इसकी शरण स्थली रही है मुख्यतः। तो ये जस्ट नीचे नोट में लिखेगा। हाल ही के वर्षों में ब्रैकेट में मेंशन करना चाहें तो 2019 की बात है, हालांकि ईयर कोई नहीं पूछेगा। तो हाल ही के वर्षों में सांबर झील कुर्जा पक्षी की मृत्यु के कारण चर्चाओं में थी। सांबर लेक वाज इन न्यूज in recently years due to death of Gurjar. Sambar Lake was in news in recently years due to death of Gurjar. हाल ही के वर्षों में सांबर झील कुर्जा पक्षी की मृत्यु के कारण चर्चाओं में थी। कारण इसमें लास्ट में लिखो कोज, कारण कारण में लिख दीजिएगा एवियन बोटुलिज्म। ये एक बैक्टीरियल डिजीज होती है जिसके कारण ये चर्चाओं में थी। हालांकि ऑथेंटिक बुक्स में तो कहीं मेंशन नहीं, उस समय करंट में थे अपने कि इतने कुर्जा पक्षियों की डेथ किस कारण हुई, तो उसमें कॉज या कारण एवियन बोटुलिज्म, बैक्टीरियल डिजीज। तो बैक्टीरिया लिखने की आवश्यकता नहीं है, साइंस में आप पढ़ोगे बीमारियां अलग अलग रीजन से होती हैं। तो इसका मुख्य कारण बैक्टीरियल डिजीज थी जिसमें एवियन बोटुलिज्म बैक्टीरिया था। एक जैसे कि सांबर आपको बताया कि एरिया वाइज ये भारत में तीसरी बड़ी खारे पानी की झील, लेकिन जो नंबर फर्स्ट और सेकंड है वो समुद्र तट पे है। वो दोनों की दोनों किसका एग्जाम्पल है, लेगुन का, इस कारण बड़ी है। जबकि लैंडलॉक्ड हिस्से पे, लैंडलॉक्ड का मीनिंग होता है अंतःस्थलीय भाग पर। इस कंडीशन में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है, सांबर। तो ये आज के लिए एक पॉइंट और पूछने लग गए कि भारत में अंतःस्थलीय भाग पर, तो इसका मीनिंग इनको दर्जा प्राप्त है लेगुन लेक का, यानी कोस्टल एरिया में समुद्र से जुड़ी हुई है, जबकि किसी भी सागरीय भाग से जुड़ी हुई नहीं। इसका लैंडलॉक्ड लेक में भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील का दर्जा किसका है, सांबर। तो सांबर में एक लास्ट में फैक्चुअली अगर एग्जाम में आए तो, बाकी आपको अपनी तरफ से लिख के आने की जरूरत नहीं है इसको। यानी एग्जाम में सांबर में इतने पॉइंट हैं कि आप इजीली 15 शब्दों में लिख सकते हो, और जिलों में 15 शब्दों से बड़ा आंसर नहीं आएगा। जब सांबर आ गया तो सांबर के बारे में 4 लाइनें अपने को लिखनी। तो लास्ट में एक लाइन और लिख दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट। सांबर झील देश में सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील, देश में सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील सांबर लेक is the largest landlocked brine water lake of country. Sambar Lake is the largest landlocked brine water lake of country. तो लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड ब्राइन वाटर लेक में आती है। तो इसमें कंडीशन ये लैंडलॉक्ड जो किया ना अंतःस्थलीय, ये कंडीशन है। ये कंडीशन नहीं हो तो बाद में आंसर रहेगा थर्ड, कि भारत की खारे पानी की झील सबसे बड़ी चिल्का, देन पोलिकट, और उसके बाद में सांबर। और अंतःस्थलीय का मीनिंग होता है समुद्र से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। तो इसका मीनिंग जो दो बड़ी हैं वो दोनों समुद्र से जुड़ी हुई हैं, वो लेगुन के एग्जाम्पल। तो इसी के साथ अपना सांबर वाला पार्ट कंप्लीट।
अब इसके बाद में खारे पानी की झीलों में जो इंपॉर्टेंट है आपके, सांबर के बाद में दूसरी कौन सी थी? पचपदरा। तो एक तो सांबर में जो आपने लिखा ना कुर्जा, इस कुर्जा को ये ध्यान रखना, क्योंकि गीतों में आप लिखते हो इसको कुरंजा, तो कुरंजा नहीं कुर्जा ही होता है सही शब्द। एक पचपदरा को गलत लिखने की आदत होती है, पंचपदरा। तो क्या गांव में सुनते ही हैं ये पंच सरपंच है, तो अपने को लगता है शायद ये भी पंच ही है, ये पंच नहीं है पच है, पचपदरा। तो पचपदरा इसमें भी लिखिए। यह खारे पानी की झील है जो वर्तमान बालोतरा में स्थित। इट्स ए ब्राइन वाटर लेक विच इज सिचुएटेड इन बालोतरा। यह खारे पानी की झील है जो वर्तमान बालोतरा में स्थित। पचपदरा is a brine water lake which is situated in Balotra. Yeah, at present this lake is situated in Balotra. इस झील में कोई निर्माता वगैरह कुछ नहीं है, ना नदी मानी जाती है, यानी टेथी से के रिमेनिंग पार्ट के रूप में मानते हैं। पानी जो इकट्ठा होता भी हो, थोड़ा बहुत बारिश के कारण पानी इकट्ठा होता है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में कई जगह पानी इकट्ठा होता है तो वो रण बनता है। रण का मीनिंग है सेलाइन लैंड बनती है, और वो सेलाइन सब अपने आप में खारे पानी की झील के एग्जाम्पल। जैसे पोखरण है तो पोखरण भी रण है अपने आप में, खारे पानी की झील का एग्जाम्पल। जैसे अपने फलोदी में बाप है, तो बाप रण भी अपने आप में किसका एग्जाम्पल है? खारे पानी की झील। लेकिन उनको झीलों में ये ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता क्योंकि वो ड्राई लैंड ज्यादा होती है, सूखे एरिया अधिक होते हैं। अब इसमें पचपदरा का जो इम्पोर्टेंस है कि जो पचपदरा जो लेक बनी हुई है, उसमें एक तो कहा जाता है कि यहाँ पे नमक उत्पादन के लिए छोटे छोटे ऐसे कुंड बनाए जाते हैं। ये स्मॉल वेल्स या छोटे कुएं बनाए जाते हैं। इन छोटे कुंड या जो कुएं होते हैं इनको कहा जाता है कोसिया। इनमें पानी डाला जाता है, पानी है वो धीरे धीरे रिसाव हो जाता है नीचे की ओर, और फिर इन कुंड के अंदर ये सोल्ट या नमक प्राप्त होता है। तो पानी के रिसाव के बाद, पानी के नीचे रिसने के बाद जो नमक बचता है इसको कहा जाता है रेस्ता। तो रेस्ता यहाँ से ऑब्टेन्ड साल्ट को कहा जाता है, उत्पादित नमक को। जैसे सांबर है, सांबर में क्या किया जाता है? सांबर में छोटी छोटी क्यारियां बनाई जाती है, क्यारियों में जो बच जाता है वो क्या कहलाता है? क्यार। पानी इवेपरेट हो जाता है। इसमें कुंड में पानी डालते हैं, कुंड को कहते हैं कोसिया। कुंड क्या है? कोसिया। और पानी के रिसाव के बाद जो शेष रह गया वो रेस्ता। जो क्यारियों में रह जाता है वो क्यार, और जो पानी के रिसाव के बाद बनता है वो रेस्ता। तो रेस्ता क्या है? पचपदरा से उत्पादित नमक, ऑब्टेन्ड साल्ट फ्रॉम पचपदरा लेक इज नोन एज रेस्ता। कोसिया क्या है? तो नमक के लिए बनाए गए जो स्मॉल वेल्स यानी जो छोटे कुएं या जो कुंड होते हैं उनको कोसिया कहा जाता है। और यहाँ से उत्पादित जो नमक होता है, सॉरी यहाँ से जो प्राप्त जो नमक होता है उस नमक में कहा जाता है 98% तक प्योर NaCl होता है। तो केमिकल प्रोसेस से इसको कम निकालना पड़ता है। इस कारण इस नमक को सबसे बेस्ट क्वालिटी का नमक यह कहा जाता है खारा नमक। खारा यानी जिसमें खारापन या नमकीनपन ज्यादा होगा वो बेस्ट होता है। तो पचपदरा का नमक सर्वश्रेष्ठ है। तो सांबर अपनी क्वांटिटी के लिए फेमस है और ये अपनी क्वालिटी के लिए फेमस। तो राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन सांबर, नाम राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादन पचपदरा। क्यों? क्योंकि यहाँ NaCl कंटेंट यानी जो नमक है वो लगभग 98% प्योर होता है, और इस कारण ये खारा होने के कारण इसको प्राप्त करने वाली जो जातीय कास्ट है वो अपने आप को कहती है खारवाल।
तो इस नमक का उत्पादन करने वाली जाति को खरवाल। और नमक को इकट्ठा एक झाड़ी की लकड़ी से इकट्ठा करते हैं, उसको कहते हैं मोरली बुश, मोरली झाड़ी। भाई झाड़ी का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि मेटल का यूज पहले के टाइम में नहीं होता था, मेटल थे भी कहाँ इतने। और झाड़ी की जो लकड़ी है लंबे टाइम तक खराब नहीं होती। मेटल को आप यूज करो पानी और नमक वाले एरिया में, कुछ समय बाद मेटल खराब हो जाता है, गल जाता है। तो इस एरिया में जो नमक को इकट्ठा यानी स्फटिक या कोड बनाने के लिए मोरली बुश, मोरली झाड़ी का यूज करते हैं। तो राजस्थान में किस जगह से नमक उत्पादन में मोरली झाड़ी का उपयोग होता है? तो ये मोरली झाड़ी, खारवाल जाति और बेस्ट क्वालिटी सोल्ट, ये दो तीन फैक्ट हैं ये पचपदरा से जुड़े हुए। एरिया में सबसे बड़ी खारे पानी की, तो एरिया सबसे बड़ा सांबर। अंत इसलिए झील में सबसे बड़ी राजस्थान की कौन सी झील है जो रामसर साइट का पार्ट? तो राजस्थान में दो ही रामसर साइट है, केवला देव जो कि लेक नहीं है, नेशनल पार्क है वो भरतपुर के अंदर। और झील के रूप में राजस्थान में केवल एक ही रामसर साइट है, सांबर। तो राजस्थान में रामसर साइट कितनी है? और लेक के रूप में केवल सांबर 1990 में बनी हुई। तो अभी जो विशेषताएं लिखी थी वो सांबर की। अब इसमें दो तीन पॉइंट ही आएंगे, ये इसकी विशेषता। उससे पहले डायग्राम पचपदरा, पचपदरा में स्मॉल वेल्स हैं, ये कोसिया होते हैं। और ऑप्टेंट साल्ट होता है, वो रेस्ता होता है, उत्पादित नमक। रेस्ता के आगे ब्रैकेट में लिख दो उत्पादित नमक, ऑप्टेंट साल्ट। तो इन शब्दों को इसमें डायग्राम में इंडिकेट कर देना, कभी पूछा नहीं गया, पूछने की संभावना भी ना के बराबर है। लेकिन बाद में भी 1% भी पॉसिबिलिटी हो तो कम से कम ये पता हो कि कोसिया क्या है। तो ये स्मॉल वेल्स होते हैं पचपदरा के पास, छोटे छोटे कुंड होते हैं, उन कुंड को कोसिया कहा जाता है, जिनमें पानी के रिसाव के बाद जो नमक शेष रहता है उसको क्या कहा जाता है? रेस्ता। तो रेस्ता ऑप्टेंट साल्ट होता है, उत्पादित नमक होता है यहाँ से। तो किस झील से उत्पादित नमक को रेस्ता कहा जाता है? पचपदरा। किस झील से उत्पादित नमक को क्यार कहा जाता है? सांबर, क्योंकि वहां क्यारियों में बनता है। अब इस झील की कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं हैं वो लिखिए। इस झील से, पचपदरा झील से सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादित होता है। बेस्ट क्वालिटी सॉल्ट is obtained या is produced from पचपदरा लेक। इस झील से सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादित होता है। सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक या सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का नमक उत्पादित होता है, सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादित होता है। बेस्ट क्वालिटी सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड या इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पचपदरा लेक। अब बेस्ट क्वालिटी का क्यों है कि समुद्र का नमक बेस्ट क्वालिटी का इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड कंटेंट केवल 78% होता है, इम्प्योरिटीज होती हैं 22%, जबकि ये प्योर 98% होता है। अशुद्धता केवल 2% होती है। तो इसको भी प्योर, तो इसको भी बनाना पड़ता है, लेकिन इसका केमिकली प्रोसेस कम करना पड़ता है। इसका नमक बेस्ट क्वालिटी का है। तो सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादित होता है क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% होती, बिकॉज NaCl कंटेंट इज फाउंड 98% इन दिस लेक। क्योंकि इसमें NaCl की मात्रा 98% होती, बिकॉज NaCl कंटेंट इज फाउंड
98% इन दिस लेक, क्योंकि इस हिल में NaCl की मात्रा 98% होती है। तो एक तो NaCl 98 ये अंडरलाइन कर दीजिए, और एक बेस्ट क्वालिटी सोल्ट, सर्वश्रेष्ठ किस्म। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, राजस्थान की स्टेटमेंट के तौर पे दिया जाता है कि पचपदरा का झील सबसे बेस्ट क्वालिटी सोल्ट। उसके नीचे कारण, क्योंकि इसमें NaCl कंटेंट 98% होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही। अब वो 98 से अगर ये कम लिख दें, क्योंकि इसमें NaCl की मात्रा 78 है, तो स्टेटमेंट फिर गलत। तो इसमें ये जो परसेंटेज होता है ये हाईलाइट किया जाता है 98% वाला। अब ये जो जितना बेस्ट क्वालिटी का नमक होगा उतना खारा होगा, और खारे नमक को प्राप्त करने वाली जाति अपने आप को क्या मानती है? तो विशेषता में फर्स्ट सर्वश्रेष्ठ वाला, विशेषता में नेक्स्ट पॉइंट खारवाल। तो राजस्थान में कुछ ऐसे कास्ट या जातियां हैं जो अपने काम से और अपना नाम जोड़ते हैं। जैसे अपने सांगानेरी प्रिंट जो छापने वाले, वो अपने आप को कहते हैं छिपा। छिपा जो छापने का काम करते हैं। जैसे अपने उदयपुर की ओर एक जनजाति है कथोड़ी, तो कथोड़ी या काथोड़ी जनजाति है, वो कत्था बनाती है। कत्था बनाने के कारण उसका नाम क्या है? काथोड़ी। अब ये जाति है खारा नमक बनाती है, इसका ये अपने आप को क्या मानती है? खारवाल। तो कुछ जातियों के जो नाम हैं वो उनके काम से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे ही खारवाल। तो खारवाल क्या है? तो खारवाल यह एक जाति है। ये कास्ट वाला लिखना है इसमें, ये जाति है, वो आती है, वो ये मत लिख देना। तो खारवाल इज ए कास्ट, ये एक जाति है जो पचपदरा से नमक उत्पादित करती है। खारवाल इज ए कास्ट which obtained salt from पचपदरा लेक। या विच प्रोड्यूस सॉल्ट फ्रॉम पचपदरा लेक, जो पचपदरा से नमक उत्पादित करते हैं, नमक तैयार करते हैं। अब नमक तैयार करने के लिए, नमक को इकट्ठा करने के लिए किसका यूज करते हैं? मोरली बुश, मोरली झाड़ी का। तो नेक्स्ट में लिखो मोरली। इसमें मोरली में लिखे मोरली, यह एक झाड़ी है, या मोरली इज ए बुश और श्रब जो पचपदरा में नमक उत्पादन में उपयोगी है। विच इज यूजफुल फॉर सॉल्ट प्रोडक्शन इन पचपदरा लेक, जो पचपदरा में नमक उत्पादन में उपयोगी। विच इज यूजफुल फॉर सॉल्ट प्रोडक्शन इन पचपदरा, जो पचपदरा में नमक उत्पादन में उपयोगी। तो ये फैक्चुअली पूछने वाले क्वेश्चंस हैं। भाई अकेली झील के बारे में लिखना पड़ेगा, तब अपने को इनको भी लिखना पड़ेगा, वरना तो अपने पास लाइन ही नहीं है इसमें। तो एक तो लोकेशन आ जाएगा, एक वाटर नेचर आ जाएगा कि बालोतरा में स्थित खारे पानी की झील, फिर ये विशेषताएं इसमें लिखनी है कि यहाँ का नमक सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि NaCl कंटेंट 98%। खारवाल जाति यहाँ से नमक उत्पादित करती है। नमक उत्पादन में मुख्यतः मोरली झाड़ी का उपयोग होता है। तो बाई चांस मोरली के मोरली क्या है? तो ये झाड़ी है जो पचपदरा में नमक उत्पादन में उपयोगी। खारवाल, तो खारवाल एक कास्ट है जो पचपदरा से नमक बनाती है, नमक तैयार करती है। अब जो लेक अपनी बची हैं खारे पानी में, जिसमें एक का डिस्क्रिप्शन और एक की डिटेल और लिखनी है, डीडवाना। तो डीडवाना की एक तो लोकेशन, लोकेशन इसका नाम ही है डीडवाना, एक नाम और ऐड होगा कुचामन। तो ये डीडवाना कुचामन में स्थित खारे पानी की झील। डीडवाना में लिखिए, यह डीडवाना कुचामन में स्थित खारे पानी की झील। तो डीडवाना इज ए ब्राइन वाटर लेक
which is situated in Didwana, Kuchaman. Didwana is a brine water lake which is situated in Didwana, Kuchaman. यह एक खारे पानी की झील जो डीडवाना कुचामन में स्थित। यह डीडवाना खारे पानी की झील है जो डीडवाना कुचामन में स्थित। विशेषताओं में लिखी इसमें। विशेषता में देखो पचपदरा के अपोजिट बोली जाती है इसमें। जैसे डीडवाना जो लेक बनी हुई है, डीडवाना लेक में मानते हैं कि इसमें जो सोडियम क्लोराइड है ये कम होता है। इसके स्थान पे इसमें होता है Na2SO4, जिसको हम कहते हैं सोडियम सल्फेट। तो ह्यूमैनिटीज वाले तो पूरा नाम ही लिख देना, साइंस वाले तो फिर भी Na2SO4 से काम चल जाएगा। कहीं अपने बाद में गड़बड़ होगी, कभी 2 इधर ले जाएंगे 4 इधर लाएंगे। तो ये वाला जो डीडवाना लेक है उसमें सोडियम सल्फेट ज़्यादा निकलने के कारण यहाँ का जो नमक है NaCl ये तो कम रहता है इसमें। ये केमिकल बनाने के ज़्यादा काम आता है, तो इसका केमिकल यूज ज़्यादा होता है। नमक तो खाने योग्य इसमें 10 से 15%, तो एडिबल नमक बहुत ज़्यादा नहीं निकलता है यहाँ से। इस कारण इसको कहा जाता है रसायन को तैयार करने वाली झील। तो फिर गवर्नमेंट ने इसके पास में 1964 में एक फैक्ट्री तैयार की, और इस फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज को नाम दिया इन्होंने राजस्थान के नाम से। ये राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स के नाम से 1964। लोकेशन वही है, नाम डीडवाना। इसको नाम दिया गया राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स 1964। तो ये नाम ही आता है इसका, इंग्लिश में जो लिखा हुआ है एज इट इज वही। तो राजस्थान राज्य रासायनिक वर्क्स के नाम से 1964। तो यूज ज़्यादा यही करते हैं, केमिकल वर्क्स। तो राजस्थान की किस खारे पानी की झील के निकट केमिकल वर्क्स या केमिकल यूनिट लगाई गई? तो आंसर होता है डीडवाना। जनरली ये क्वेश्चन ही पूछा गया है, कई बार पूछा हुआ है इसमें। और फिर इसका सोडियम सल्फेट का जो यूज है वो कुछ इंडस्ट्रीज में होता है, यानी ये लास्ट में अपन अलग से लिखेंगे। जो इंडस्ट्रीज है उसमें एक तो यूज होता है इसका कांच उद्योग में, एक होता है कागज उद्योग में, एक होता है चमड़ा उद्योग में। तो कांच उद्योग में, कागज उद्योग में, चमड़ा उद्योग में। तो इन ग्लास इंडस्ट्री, इन पेपर इंडस्ट्री एंड इन लेदर इंडस्ट्री। राजस्थान में इस झील में उत्पादित ये जो सोडियम सल्फेट होता है इसके निकट, ये 99% इन इंडस्ट्रीज को सप्लाई होता है। तो कोई ना कोई एक ऐसा उद्योग लिखेंगे जिसमें इसका यूज नहीं होता। जैसे फॉर लिख दिया चीनी उद्योग या फिर कोई ऊन उद्योग, तो उसमें यूज नहीं होता। और फिर पूछेंगे कि किस उद्योग में इसका उपयोग नहीं होता, तो इसके 2-3 इंडस्ट्री फिक्स हैं, तो इनको अपने को रट के रखना है। एक शब्द को इसको हिंदी में इसको रट लो, कांच। इसमें 2 और छुपे हैं, कागज और चमड़ा। तो ग्लास इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में और लेदर इंडस्ट्रीज में। तो इसमें विशेषताओं में ये डायग्राम बना के फिर ये विशेषताएं लिखेगा। यानी डीडवाना जहाँ NaCl की जगह क्या मिल रहा है, Na2SO4। इस कारण यहाँ के नमक को अपन घटिया किस्म का, निम्न क्वालिटी का बोलते हैं। तो लिखने में तो निम्न श्रेणी का लिखेंगे, घटिया नहीं लिखेंगे इसको। बात वही है, लेकिन नागौर वालों को खुश रखना भी जरूरी है। जो यूनिट है वो राजस्थान राज्य के नाम से राजस्थान स्टेट क्या बनाती है, केमिकल। जिसका राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स 1964।
राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स 1964। विशेषताओं में लिखे इसमें, इस झील से निम्न श्रेणी का नमक उत्पादित होता है। इस झील से निम्न श्रेणी का, पचपदरा के अपोजिट लिखा, उसमें लिखा था ना बेस्ट क्वालिटी सोल्ट, इसमें लो क्वालिटी सोल्ट, लो क्वालिटी सोल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिडवाना लेक। इस झील से या डिडवाना झील से निम्न श्रेणी का नमक उत्पादित होता है, क्योंकि वहां बेस्ट क्वालिटी का क्यों था? क्योंकि सोडियम क्लोराइड कंटेंट ज्यादा था उसमें, मेन ये था 98%। और इसमें रीजन ये है क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड के स्थान पर NaCl के स्थान पे Na2SO4 पाया जाता है, क्योंकि यहाँ सोडियम क्लोराइड के स्थान पर, NaCl के स्थान पर सोडियम सल्फेट पाया जाता है, बिकॉज Na2SO4 is found at the place of NaCl, because Na2SO4 is found at the place of NaCl, क्योंकि यहाँ NaCl के स्थान पे Na2SO4 सोडियम सल्फेट पाया जाता है। अब सल्फेट होता है जिससे केमिकल बनता है। अब इस केमिकल के लिए इन्होंने फिर क्या बनाई, इसके पास केमिकल यूनिट, तो इसी में दूसरी विशेषता में लिखो, इस झील के निकट राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स ब्रैकेट में आगे डीडवाना 1964 स्थापित की गई। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना 1964 is established along this lake। इस झील के निकट या इस झील के किनारे, इस झील के निकट राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स ब्रैकेट में डीडवाना 1964 स्थापित की गई। तो इसके किनारे पे स्थापित है ये पास में। अब इससे जो सल्फेट बनता है उस सल्फेट का यूज क्या, वो लास्ट में नोट में अलग से लिख दो, यूजेज ऑफ सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट के उपयोग। इन ग्लास इंडस्ट्रीज, इन पेपर इंडस्ट्रीज, इन लेदर इंडस्ट्रीज। मुख्य उद्योग तीन है, कांच, कागज और चमड़ा उद्योग। तो ये ऑप्शन में तीन और इनके साथ कोई ना कोई एक ऑप्शन गलत देते हैं, तो वो निकालना होता है। सोडियम सल्फेट का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में नहीं होता? तो ये मेन इंडस्ट्रीज होती हैं जिनमें ज्यादा होता है, चमड़े की धुलाई में, पेपर की सफाई में, ग्लास में फाइननेस या सफाई लाने के लिए। तो ब्राइन वाटर लेक्स को अगर आपसे पूछा जाए 50 वर्ड्स में कि राजस्थान के खारे पानी की झीलों के बारे में बताइए, तो सबसे ज्यादा बेटर तो यह है कि ये पूछा जाएगा 50 वर्ड्स में, तो जिसमें ज्यादातर कोशिश करना आप लगभग 2 से 3 लाइनें अकेली सांबर में कवर करना, फिर 2-2 लाइनें पचपदरा, 2 डेडवाना, और लास्ट में बची हुई एक लाइन में अदर ब्राइन वाटर लेक्स ऑफ राजस्थान वो लिख दो कि राजस्थान में जिनमें विशेषताएं उनकी तो लिख दी विशेषताएं, अब जिनमें नहीं है उनमें सिर्फ अदर के नाम से और 1-2 लाइन में नाम के साथ उनकी डिस्ट्रिक्ट लिख देना कि राजस्थान में जो अदर फेमस ब्राइन वाटर लेक्स हैं, जैसे लूणकरणसर ब्रैकेट में बीकानेर, कावोद ब्रैकेट में जैसलमेर, या फिर जो यहाँ पे जो डेडवाना के अलावा डेगाना, डेगाना, नावा, कुचामन, उनके नाम लिख दीजिए बाकी। तो इस तरीके से 50 वर्ड का अपने आप में एक आंसर। और इंडिविजुअली पूछा जाएगा तो आप तो ये करना, इसमें 3 इंडिविजुअली क्वेश्चन तैयार कर लो, 15th 15th 15th, 15-15-15 शब्द के, 4-4 लाइनों के। और अगर इसको 50 वर्ड में पूछा जाएगा
तब इन चारों को, इन तीनों को आपस में मिला दो, इजीली आप 50 शब्दों में लिख दोगे। तो यहाँ 15-15 शब्दों के 3 क्वेश्चन है अपने, एक सांबर, एक पचपदरा और एक डीडवाना। आगे के जो लेक है उनके लोकेशन ही उनका इंपॉर्टेंस है, उनको एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी कम मेंस के अंदर। पहले तो झील वाला टॉपिक 2021 सिर्फ आपके प्रीलिम्स में ही था, मेंस में नहीं था। 21 के बाद सिलेबस चेंज हुआ, तो फिर इसको मेंस के टॉपिक में भी ऐड कर दिया। फिर प्रीलिम्स के टॉपिक में इन्होंने एक नया जोड़ा था, जल संरक्षण की तकनीक, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक, जो आगे लिखवा रखा है आपको एक टॉपिक। अब लिखिए इसका चैप्टर का सेकंड पार्ट। एक तो ब्राइन वाटर कंप्लीट हो गया है, एक अब बी हेडिंग डालिए, फ्रेश वाटर लेक्स, मीठे पानी की झील। आपको ध्यान हो तो अरावली के टाइम भी मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन है मीठे पानी की अरावली के अंदर। और अरावली के अंदर भी वहां पे जहाँ पे मुख्यतः पहाड़ियां अधिक है, यानी अरावली ज्यादा है, उदयपुर, तो उदयपुर के आसपास मीठे पानी की झील अधिक बनी हुई। और सिर्फ मीठे पानी की नहीं, नंबर ऑफ लेक सबसे ज्यादा उदयपुर में ही है। इस कारण इसको कहा जाता है झीलों की नगरी, लेक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो मीठे पानी की झील में लिखिए, राजस्थान में मीठे पानी की झील सर्वाधिक, राजस्थान में मीठे पानी की झील सर्वाधिक अरावली में पाई जाती है। अरावली के आगे ब्रैकेट में उदयपुर लिखना। ये अरावली में भी लिखवाई थी लाइन, अरावली के इंपॉर्टेंस के अंदर, कि राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है। राजस्थान में झीलें सबसे ज्यादा उदयपुर या अरावली में पाई जाती है। तो राजस्थान में मीठे पानी की झील सर्वाधिक अरावली में पाई जाती है। जैसे खारे पानी की होती है डेजर्ट में, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में अधिक होती है। लेकिन अपन वहां ये नहीं लिख सकते कि मरुस्थल में केवल खारे पानी की झील पाई जाती है, मीठे पानी की भी होती है। एक एग्जाम्पल लिखवाया था मैंने, काकनी नदी पर बुज झील मीठे पानी की थी। और भी बहुत सारी हैं, कोलाइत हुई, जोधपुर की ओर कैलाना हुई, जैसलमेर की ओर अमर सागर हुई, जैसलमेर सिटी में बनी हुई गढ़ीसर हुई। तो मीठे पानी की झील खूब सारी है। तो राजस्थान के पश्चिम या डेजर्ट में खारे पानी की झील अधिक है, तो स्टेटमेंट ठीक है। अब केवल खारे पानी के स्टेटमेंट गलत। लेकिन अरावली वाला जो क्षेत्र है इसमें ज्यादातर मीठे पानी की होती है, ब्राइन वाटर कोई रेयरली है। जैसे सांबर, ये अरावली रीजन में आती है, लेकिन है डेजर्ट की तरफ, ये भी पश्चिम की तरफ है, जयपुर के नॉर्थ वेस्ट। तो लेकिन ये सांबर वाला पार्ट जयपुर का हिस्सा है, और जयपुर किसका हिस्सा है, अरावली। तो अपन ये नहीं कहेंगे अरावली में कोई भी खारे पानी की नहीं, क्योंकि मुख्यतः अरावली को मैंने एक एग्जाम्पल लिखवाया था, सांबर को बालसन। तो बालसन जो डेजर्ट एरिया के नजदीक पहाड़ियों के मध्य स्थित हो, तो ये पहाड़ी अरावली की, और इन्हीं के बीच में है सांबर, जो कि बालसन का एग्जाम्पल। तो बालसन का मीनिंग क्या होता है, वो डेजर्ट में अपना लिखा हुआ है कि मरुस्थल में पहाड़ियों में के मध्य स्थित जो वाटर बेसिन होते हैं वो बालसन होते हैं। यानी ए वाटर बेसिन विच इज कवर्ड बाय हिल्स इन डेजर्ट रीजन इज नोन एज बालसन। ये डेफिनेशन लिखवाई हुई है आपको। अब सबसे ज्यादा मीठे पानी की झील अरावली क्षेत्र में पाई जाती है, मुख्यतः किस क्षेत्र में, उदयपुर। इस कारण उदयपुर है, वहां नंबर ऑफ लेक्स भी अधिक होती है। अभी इसमें क्या लिखा था लास्ट में, राजस्थान में मीठे पानी की झील सर्वाधिक अरावली में पाई जाती है, ब्रैकेट में उदयपुर। और इसी में नेक्स्ट लाइन में लिखो, राजस्थान में सर्वाधिक झील उदयपुर में पाई जाती हैं। तो इस बार मीठे पानी नहीं, नंबर ऑफ लेक्स की बात कर रहे हैं। इन राजस्थान स्टेट मोस्ट ऑफ लेक्स आर फाउंड इन उदयपुर। राजस्थान में सर्वाधिक झील उदयपुर में पाई जाती हैं, इस कारण उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। इन राजस्थान स्टेट मोस्ट ऑफ लेक्स आर फाउंड इन उदयपुर, therefore yeah, that's why Udaipur is known as city of lakes या लेक सिटी।
इस कारण उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। दैट्स वाई उदयपुर इज नोन एज लेक सिटी। अब यहाँ जो स्टार्टिंग करेंगे हम उदयपुर के आसपास के झीलों से स्टार्टिंग करेंगे, जिसमें फर्स्ट है आपकी जयसमंद। जिसका एक दूसरा नाम है ढेबर झील। ढेबर अपना किया हुआ है ना अरावली के नाल में। इसमें लिखे जयसमंद लेक और ढेबर लेक। तो ढेबर उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण बोला गया है, और बाकी खारे पानी की झीलों में, सॉरी मीठे पानी की झीलों में मुख्यतः या तो जो लोकेशन है, जगह है, उसके नाम से, या फिर इन मीठे पानी की झीलों के जो मुख्यतः क्रिएटर या निर्माता है, तो यहाँ निर्माताओं के नाम से भी बहुत सारी झीलों के नाम। ब्राइन वाटर लेक में मुख्यतः लोकेशन के नाम पे ही है। तो खारे पानी की झीलों में जितने भी नाम थे वो स्थानों के नाम है, इस कारण वो जल्दी याद होते हैं। जबकि फ्रेश वाटर लेक है वो सारे स्थानों के नाम नहीं, कुछ निर्माताओं के नाम भी है। जैसे फतेह सागर, तो उसको बनाया था महाराणा जयसिंह ने। किसने बनाया था? महाराणा जयसिंह। क्योंकि उसके पुनर्निर्माता थे फतेह सिंह, तो कहीं ना कहीं निर्माता से संबंध रहा है। तो उसका जो रिक्रिएट किया था उसको, यानी उसमें लीकेज होने लग गए थे, वो ड्यूक ऑफ कनॉट डैम के रूप में बनी थी स्टार्टिंग में। उसके लगभग 200 साल बाद में उसमें लीकेज होने लग गए, तो फतेह सिंह जी ने उसकी मरम्मत करवाई, और मरम्मत करवाने के कारण उसका नाम फतेह सागर। निर्माताओं में सिर्फ यही एक झील है जो आपको धोखा देगी, नाम होगा फतेह सागर और निर्माता होंगे महाराणा जयसिंह। बाकी आना सागर, आना जी या अरुणराज चौहान, तो लगभग निर्माताओं के नाम से। एक ब्रिटिश इंजीनियर भी थे राजस्थान में जो इंजीनियर फॉय के नाम से थे, तो उनके नाम से अजमेर में बनी हुई है फॉय सागर, जिसको जनरली फाई सागर भी बोलते हैं। तो फाई सागर या फॉय सागर ये अजमेर में निर्माता के नाम से। जयपुर में मान सागर, मान सिंह जी के नाम से, तो इसके निर्माता भी महाराजा मान सिंह ही थे, इस कारण इसको मान सागर कहा जाता है। तो राजस्थान में मीठे पानी की झील है, उनमें बहुत सारों में क्रिएटर या निर्माता के नाम से, जैसे ये महाराणा जय सिंह। संबंध कहा जाता है लाइक ए ओसेनिक पार्ट या सी पार्ट, यानी जो सागर या महासागर की तरफ बड़ी यूनिट होती है उसको, उसके लिए शब्द लिखते हैं संबंध, ये नहीं बोलते समुंदर, तो उससे निकला हुआ शब्द है। जैसे जय संबंध, राज संबंध, बाल संबंध, नंद संबंध, ये बड़ी वाटर यूनिट होती है जिनके आगे संबंध लगता है। वो संबंध जो होता है, रिलेशन, वो अलग होता है। तो गलती से संबंध मत लिखाना, वो तो बढ़िया रिजल्ट होने के बाद आए। तो इसमें एक तो स्टार्टिंग में लिखे लोकेशन, स्थिति चेंज हो गई, पहले उदयपुर थी, अब वर्तमान में कहां पर है? सलूम्बर, ढेबर के नाल वहीं पर है। तो इसमें कुछ फैक्चुअली पॉइंट है। लोकेशन सलूम्बर, क्योंकि खारे पानी की झील सीमित थी, इस कारण उसके अंदर इंट्रोडक्शन लिखा था अपन ने। अब इनमें इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे बार बार, क्योंकि हेडिंग अपनी चल रही है फ्रेश वाटर लेक, तो अंडरस्टूड है कि सब मीठे पानी की है। क्योंकि वहां तो सीमित 3 ही थी, इसलिए लिख दिया कि खारे पानी की इस जिले में, इसमें सिर्फ लोकेशन। और ये अंडरस्टूड है जो जितने भी अब लिख रहे हैं वो सारी कौन सी हैं? सब मीठे पानी की। तो ये लाइन बार बार नहीं लिखेंगे मीठे पानी की, ये हेडिंग ही यही चल रहा अपना बी पॉइंट। स्थिति सलूम्बर, नेक्स्ट निर्माता, तो इसके क्रिएटर या निर्माता के रूप में महाराणा जय सिंह। इसका कंस्ट्रक्शन पीरियड, निर्माण का जो काल है वो, हिस्ट्री जब याद हो जाएगी निर्माण काल लगभग आपको समझ में आ जाएंगे, तो फिक्स रटने की आवश्यकता नहीं। एक राजसमंद झील है उसका रटना पड़ेगा, क्योंकि वो देश में फेमेन रिलीफ लेक में, अकाल राहत वाली झीलों में राजस्थान में फर्स्ट है वो।
कहा जाता है, देश में भी फर्स्ट माना जाता है उसको। तो जितनी भी बार आज तक टाइम पीरियड पूछा गया उसे एक लेख का ही बार बार रिपीट किया जाता है, और वो भी फेमेन रिलीफ में फर्स्ट होने के कारण। और उसमें भी जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था वही ज्यादा हाईलाइट होता है। 14 साल लगे थे इसको बनने में, 1676 में बनी थी, लेकिन ये ईयर ही हाईलाइट होता है इसमें, तो यही पूछते हैं एग्जाम में। और एक बार तो किसी बुक में इसमें जो राउंड फिगर में लिखा हुआ है 1676, इसमें लिखा हुआ है लगभग 1662 से 14 वर्ष बनाने में लगे, और 14 वर्ष वो इन्होंने इसमें जोड़ के लिख रखे हैं 1680। तो एक बुक में ये डेटा, इस सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है कि राजसमंद झील का निर्माण काल क्या है, तो एक में एक आंसर में ये आया हुआ है, क्योंकि उसमें जो ऑप्शन अवेलेबल थे वो भी ऐसे ही थे। 1762, 1562, 1662 तो ऑप्शन ही नहीं था। 17वीं शताब्दी का, यानी 1600 प्लस का एक ही ऑप्शन था 1680। इस कारण मजबूरी में आंसर क्या लेना पड़ा। बाकी ये बहुत रेयरली मिलता है आंसर, ये मिलता है 1662। बाकी किसी झील में निर्माण काल लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी रटने की आवश्यकता नहीं। ये लगभग आपको राजाओं के सीक्वेंस याद करने पड़ेंगे प्रमुख रियासतों के अंदर, कि किसके बाद कौन कौन से राजा रहे। जैसे मेवाड़ में, जयपुर के अंदर, बीकानेर में, जोधपुर में, और अजमेर चौहान। हाड़ा कोटा भी दिया हुआ है क्या सिलेबस में? तो हाड़ा राजाओं के ये 5-6 ऐसे सीक्वेंस है जिसमें आप एक पेज में अगर लिख के याद करोगे जल्दी याद होंगे, और उसमें डिफरेंस भी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे राजवंश हैं जिसमें राजाओं के नाम एक जैसे भी हैं, तो वो कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर एक पेज में सारी रियासतें एक साथ लिख के राजाओं के सीक्वेंस याद करोगे। अब ये क्या होता है कि जैसे अब जब तक हम बीकानेर याद कर चुके होते हैं, तो तब लास्ट वाले राजा पढ़ेंगे तब तक पीछे वाले भूल जाएंगे। तो इनको समराइज करके और फिर याद किया करो एक पेज में लिख के। निर्माण काल इसका महाराणा जयसिंह के टाइम पीरियड में 1685 से 1691 के अंदर, 1685 टू 91, 1685 से 1691। और ये कहा जाता है यहाँ ढेबर नाल से एक नदी निकलती है, उस नदी के ऊपर ये बनी हुई है जिसका नाम है गोमती। तो नेक्स्ट में लिखो रिवर, रिवर या नदी, नदी में लिखिए यह गोमती नदी पर स्थित है या निर्मित। यह गोमती नदी पर निर्मित। दिस लेक वॉज बिल्ट ऑन गोमती रिवर। यह झील गोमती नदी पर स्थित है या इस पर बनाई गई। तो ये इस तरीके से अरावली की पहाड़ियां हैं यहाँ ढेबर में, ये ढेबर नाल है। उस ढेबर नाल से ये रिवर आती है गोमती। तो गोमती नदी के पानी को इसी ढेबर नाल के पास में रोका गया, इन पहाड़ियों के पास में। तो ये जो पहाड़ियां, इनकी चट्टानें झील में भी आपको दिखाई देंगी, यानी इसके बीच में भी कुछ कुछ चट्टानें यूं फैली हुई हैं। तो ये जो चट्टानें आपको दिखाई देती हैं इस झील के अंदर, ये अपने आप में आइलैंड या टापू हैं, जो इस झील में माने जाते हैं 7 आइलैंड, 7 टापू। राजस्थान में इतने आइलैंड किसी भी लेक में नहीं। तो ये अपने नंबर ऑफ आइलैंड्स के कारण भी फेमस है, 7 आइलैंड्स हैं इसमें, जिसमें सबसे बड़े का नाम है बाबा। अब पहाड़ियों को उदयपुर में क्या बोलते हैं? मगरा मगरी, तो इसको बाबा का मगरा या बाबा का भाखड़ा भी कहा जाता है इसको। एक सबसे छोटा है, उसका नाम है प्यारी। छोटी पहाड़ी है, इस कारण ये मगरा के रूप में आती है। तो ये बाबा का मगरा, वैसे घर में बड़ा होता है वो क्या होता है? बाबा होता है। सबसे छोटा या कोई छोटा बच्चा या बच्ची है वो सबका प्यारा या प्यारी होता है। तो छोटे का नाम तो है प्यारी और बड़े का नाम है बाबा। तो इस तरीके से 7 आइलैंड है जिसके ऊपर सेटल्ड एक ट्राइब मानी जाती है यहाँ,
यह इनहेबिटेड निवास करने वाली एक जनजाति है जिसका नाम है भील मेना। गलती से भील और मेना मत लिख देना, भील और मेना का मीनिंग दोनों अलग अलग, जबकि भील मेना अपने आप में एक ट्राइब है। भील अपने आप में अलग भी होते हैं, मेना अपने आप में अलग होते हैं, और एक भील मेना अपने आप में अलग। तो ये एक ट्राइब है अपने आप में, भील मेना। उन्नीस सौ 50 के आसपास इस लेक को इरिगेशन के लिए ओपन किया गया। इसका मीनिंग यहाँ से सिंचाई स्टार्ट की गई, और सिंचाई के लिए इसका पानी दो गांवों की तरफ निकाला गया, एक श्यामपुरा की ओर, एक भाट गांव की ओर। तो श्यामपुरा की ओर गया, उसका नाम है श्यामपुरा नहर। यानी दो इससे ये कैनाल निकाले गए, श्यामपुरा कैनाल, और एक भाट गांव की ओर गया, वो भाट कैनाल। एक श्यामपुरा कैनाल, स्थानों के नाम से, श्यामपुरा गई वो श्यामपुरा नहर, भाट गई वो भाट नहर। फिर इसके किनारे के ऊपर मेवाड़ के राजाओं का, जैसे भगवान शिव से या भगवान शिव की अधिक पूजा करते थे, यहाँ पे एक शिव मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है नर्मदेश्वर महादेव। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर। और इस झील के किनारे पर कुछ एलिफेंट स्टैचू बनाई गई। वो एलिफेंट स्टैचू इसलिए बनाई गई हैं कि झील का दूसरा किनारा जैसे ही पानी निकलना स्टार्ट हो, क्योंकि एक हिस्सा इसका नीचा रखा हुआ है, और इस साइड में दूसरे हिस्से में इसमें स्टेयर्स लगाई गई हैं, और दूसरी तरफ से जो हिस्सा नीचा रखा है उस नीचे वाले लेवल के ऊपर यहाँ सीढ़ियों पे एलिफेंट स्टैचू बनी हुई। तो एलिफेंट स्टैचू के पांव तक जैसे ही पानी पहुंचेगा, हाथियों की प्रतिमा या मूर्तियों के पास जैसे ही पानी पहुंचेगा पांव के पास, वैसे ही दूसरी तरफ से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इस बात का साइन है कि झील है वो कंप्लीट भर चुकी है, और दूसरी साइड से पानी की चद्दर चलना स्टार्ट हो गई। तो उन पॉइंट या साइट को मुख्यतः राजा और रानी विजिट किया करते थे। आज भी देखते हैं अपन, कुछ जो बांध वगैरह फुल भर जाते हैं, ऊपर से पानी की चद्दर चलती है, यानी पानी का जो फ्लो है उसको देखने के लिए जाते हैं। तो इसका साइन ये था, इस साइड में जो हाथियों की प्रतिमा बनी हुई थी उनके पांव तक पानी आता है, इस कारण एलिफेंट स्टेचू बने हुए इसके किनारे पर। प्रयास ये करना, बीच में से मत उठा देना, सांड मत बना देना। हालांकि बहुत अच्छा तो मैंने भी नहीं बनाया, लेकिन मैं जैसा पेंटर हूँ उस हिसाब से मेरे को बहुत ठीक लगता है। तो फिर भी नहीं लगे तो इसमें ये दांत निकाल देना, फिर लगेगा हाथी। तो ये एलिफेंट स्टेचू बने हुए हैं इसके पास में, उसके लिए फेमस है। एक तो एलिफेंट स्टेचू, नर्मदेश्वर टेम्पल, और कहा जाता है कि मीठे पानी में इससे बड़ी कोई भी झील नहीं है। इससे बड़ी झील तो है सांबर, लेकिन फ्रेश वाटर में इससे बड़ी कोई भी नहीं। इस कारण इसको कहा जाता है जलचरों की बस्ती, क्योंकि इसमें बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती। तो ये विशेषताएं हैं, ये आपको कल लिखवाएंगे, डायग्राम आज बना लीजिए।